देखिए कौसर जहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत ही आम कार्यकर्ता है और मैं ये भी कहूँगी कि भाई भारतीय जनता पार्टी से मुझे दिल से मोहब्बत है और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी उन्हीं की विचारधारा है जो महिलाओं को आगे बढ़ाना और महिलाओं को सशक्त करना। तो उसी का नतीजा है जो आज एक मुसलमान महिला हज कमेटी की अध्यक्ष बन सकी है। इस बार जो महिलाएं बिना महरम की गई हैं, बहुत खुशी से और बहुत गर्व से मैं कह सकती हूँ कि संख्या इस बार सबसे ज़्यादा है। बल्कि मुझे कहा गया है आला कमान द्वारा कि भाई आपको बिठाया गया है इस पद पे कि चीज़ें और बेहतर हों for much better levels of management and to make sure and to ensure that our pilgrims get much better and higher standards of service। मुसलमान बीजेपी के साथ चले गए तो फिर सारे विपक्षी दल हैं उनको वो तो परेशान होंगे ना भाई। तो फिर हमारा क्या होगा, हमारी राजनीति कैसे चलेगी? उनको तो तुष्टीकरण की राजनीति करना है। जो मुसलमान अभी जो है काफ़ी संख्या बीजेपी के साथ नहीं है, उसके बाद भी जो है बीजेपी मुसलमानों के लिए इतना काम कर रही है, इतना सोच रही है, जबकि पूरा साथ नहीं दे रहे मुसलमान कि कौन उनके हित में वाकई में सोच रहा है और कौन काम कर रहा है और किसके साथ उनका फ्यूचर ब्राइट है। नमस्कार, एनएमएफ पॉडकास्ट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवीन और आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जो मेहमान है वो एक ऐसा चेहरा है जो एकाएक बीजेपी के मंचों पे दिखाई दे रहा है और काफ़ी सुर्खियां भी बटोर रहा है। ये चेहरा पहले बीजेपी में ज़्यादा वक्त तक नहीं देखा गया, लेकिन एकाएक लाइमलाइट में आया और उसके पीछे वजह है उनका रिसेंटली जो काम है वो लोगों के सामने आया और वो कई बार मीडिया में भी उसी को लेकर आई हैं। हम बात कर रहे हैं दिल्ली हज कमेटी के अध्यक्ष कौसर जहां से, जो आज इस पॉडकास्ट में हमारी मेहमान बनी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया, धन्यवाद। सबसे पहला मेरा सवाल यही है आपसे कि दिल्ली हज कमेटी के अध्यक्ष पर जो पद है वो बीजेपी के पास आता है। मेरे ख्याल से दिल्ली में पहली मर्तबा है जब इस पद पर बीजेपी आई है और बतौर महिला, बतौर मुस्लिम महिला, उस मुस्लिम धर्म से आप आई हैं जहाँ पर महिलाओं को पीछे रखा जाता है। कितना बड़ा चैलेंज रहा? देखिए, चैलेंज तो बहुत बड़ा था ये, और आज जो मैं इस पद पर हूँ इसका श्रेय मैं हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्हीं की विचारधारा है जो महिलाओं को आगे बढ़ाना और महिलाओं को सशक्त करना। तो उसी का नतीजा है जो आज एक मुसलमान महिला हज कमेटी की अध्यक्ष बन सकी है। चैलेंज था आपका क्योंकि जो मुस्लिम लोग हैं या मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें महिला को अध्यक्ष बनाना फ़ायदेमंद हुआ या इससे दिक्कतें पैदा हुई? क्योंकि ये पहली बार है जब बगैर महरम की कोई महिलाएं गई और मेरे ख्याल से 4000 से ज़्यादा महिलाएं देश से गई, दिल्ली से भी 30 से ज़्यादा महिलाएं गई। तो महिला का उस पद पे होना फ़ायदेमंद रहा या इससे दिक्कतें ज़्यादा बढ़ी? देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि मेरे ख़्याल से ये जो है सबसे इस बार जो महिलाएं बिना महरम की गई हैं, बहुत खुशी से और बहुत गर्व से मैं कह सकती हूँ कि संख्या इस बार सबसे ज़्यादा है। इतने सालों में जब से ये हुआ है, इस साल पूरे भारत से, जैसे आपने कहा, 4000 प्लस महिलाएं हैं और दिल्ली से ऐसी 39 महिलाएं जा रही हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी बहनें हैं, ख़ासकर जो हमारी मुसलमान बहनें हैं, वो बहुत झिझकती हैं। उनकी जो समस्याएं हैं या फिर वो बता नहीं पाती या फिर वो कंफर्टेबल नहीं होती हैं। तो शायद मेरे ख्याल से मेरे होने से जो मुझे लगा है कि जो उनकी समस्याएं हैं या फिर जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं वो उनको मैं थोड़ा समझ पाई हूँ और उनको भी थोड़ा सा झिझक कम रही, क्योंकि मुझसे बात करने में तो वो फिर भी बात कर सकती हैं मेरे से। और दूसरा ये है कि जहाँ तक मेरे काम का सवाल है, देखिए, मैंने तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि जो हमारे आज़मीन हज हैं उनको किसी तरह की परेशानी और समस्या ना हो, और इसके लिए केंद्र सरकार ने मुझे पूरा सपोर्ट किया है। बल्कि मुझे कहा गया है आला कमान द्वारा कि भाई आपको बिठाया गया है इस पद पे कि चीज़ें और बेहतर हों for much better levels of management and to make sure and to ensure that our pilgrims get much better and higher standards of service। तो इसके लिए मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि चाहे वो, देखिए, रामलीला मैदान में जो हमने कैंप लगाया था हज का, तो इस बार जो है
आप अगर मतलब बात करें लोगों से या पूछें तो जो लोग आके कैंप में रुके थे, और कैंप में एक साथ मेरे ख्याल से कई लोग रुके हैं, संख्या लोगों की काफ़ी हाई, क्योंकि हमारी फ़्लाइटें जो है 21 मई से लेकर 6 जून तक चली हैं, और दिन में 3-3 4-4 डिपार्चर्स होते थे। एक फ़्लाइट में करीब 400 सवा 400 पैसेंजर होते थे। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं एक साथ कैंप में कितनी संख्या में लोग रुके होंगे। हमने जो है अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है, दिल्ली सरकार से भी हमने रिक्वेस्ट किया था, एमसीडी से, मतलब इसमें कई सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व रहे कि जितना हो सके स्मूथ ऑपरेशन हो। उसके बाद एयरपोर्ट की बात ले लीजिए, एयरपोर्ट पे मैंने अपनी तरफ से जितनी हो सके व्यवस्थाएं या फिर आसानियां जो हो, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि जो चेक इन काउंटर्स हैं, आई मेड श्योर कि इस बार एक्स्ट्रा चेक इन काउंटर्स हों, ताकि हमारे आज़मीन हज जो हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग या फिर जो हमारे वृद्ध हैं, तो उनको जो है लंबी कतारों में ना खड़ा होना पड़े, उनको वेट ना करना पड़े ज़्यादा। फिर जहाँ तक सिक्योरिटी चेक की बात है, वहाँ पे जो CISF के कमांडेंट है उनसे मैंने निवेदन किया कि एक्स्ट्रा एक्सरे मशीन्स वगैरह, या फिर जो के स्पेसिफिकली ओनली फॉर हाजीज़, ताकि दिक्कत ना हो उनको, उनके लिए एक अलग से पैसेज बनाया गया कि सिक्योरिटी चेक के बाद जो है वो अलग से एक पैसेज है, ताकि उनको और यात्रियों के साथ उनको ना मिलना पड़े। इट्स मच मोर ईजियर फॉर देम। फिर एक अलग से होल्डिंग एरिया बनाया गया IGI एयरपोर्ट पे, गेट नंबर 4 पे, वहाँ पे जो है उनके लिए पूरी व्यवस्था की गई नमाज की, और वॉशरूम में पूरा मतलब वज़ू वगैरह का पूरा इंतज़ाम किया गया कि हाँ भाई वहाँ पे वो आए, अपनी फ़्लाइट से पहले जो है अपना थोड़ा रिलैक्स कर सकें, नमाज़ पढ़ सकें, अपना कुरान पढ़ना है किसी को, या अपना आराम कर सकें, फिर मतलब खाना वगैरह खाएं। और प्लस सऊदी एयरलाइन से भी मतलब मैं जितना अपने लेवल पे कर सकी मैंने प्रयास पूरा किया, और मेरे ख्याल से एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस जहाँ तक है वो अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह स्मूथ ऑपरेशन ही रहा है। आपने ये सब किया, मैं आपकी बातें सुन रहा था, जिस तरीके से जितनी बारीकी से आप बता रही थी, इससे लग रहा है कि आप एक जो ऑपरेशन हुआ उसमें ग्राउंड लेवल पर मौजूद रही। आप बनी हज कमेटी अध्यक्ष, और मेरे ख्याल से उसके 1.5-2 महीने में हज ओपन हो गया, लोगों के फॉर्म्स आने लगे होंगे, और उसके बाद ये पूरा प्रोसीजर चालू हुआ। तो इससे पहले तो आपका कोई एक्सपीरियंस था नहीं है, तो कैसे सीखा आपने ये क्या दिक्कत आई, कोई से समझा, या चीज़ों को देखती गई, समझती गई? देखिए मैं आपको साफ बताऊं, जब मैंने कार्यभार संभाला 16 फरवरी को चुनाव हुआ था, बल्कि मैं शुरू से आपको बताऊं तो 6 जनवरी को हज कमेटी का गठन हुआ था, और ये आदरणीय उपराज्यपाल साहब ने, सक्सेना साहब ने इस कमेटी का गठन किया था। उसके बाद 16 फरवरी को जो है इसका चुनाव हुआ था, और मैं अध्यक्ष चुनी गई। मैंने कार्यभार संभाला 20 फरवरी को। 20 फरवरी से लेकर मार्च, अप्रैल, मई, वक्त कहाँ मिला ही नहीं। आपने बिल्कुल सही फरमाया, वक्त तो था ही नहीं, लेकिन जब सर पे आती है और जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे मेरे आला कमान ने दी है, सो आई हैव टू परफॉर्म, आई हैव टू डिलीवर, आई कैन नॉट लेट देम डाउन। तो मैं आपको सही बता रही हूँ, वहाँ पे हज कमेटी में जब मैंने कार्यभार संभाला चीज़ें बहुत अलग थी। मैंने बहुत सारे बदलाव किए, और इसके लिए मेरी बहुत खिलाफत भी हुई, क्योंकि देखिए वहाँ पे इससे पहले जो थे, अब मैं कुछ कहूँगी नहीं, लेकिन एक सेट पैटर्न था, और बहुत सी चीज़ें थी जो कि पहले कभी नहीं हुई हैं, लेकिन इस बार मेरे आने के बाद हुई। जैसे वो मेरे ख्याल से आप हमारे जो हज कमेटी के जो हमारे स्टाफ हैं, या फिर जो लोग जुड़े हुए हैं हज कमेटी से, आप उनसे आप फीडबैक लें, वो आपको बताएंगे कि जो काम करने का स्टाइल था हज कमेटी में, वो उसमें बदलाव आया है। प्लस उसके अलावा जो है इतना स्मूथ ऑपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जो एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये एक हाजी के साथ वाले शख्स हैं जिन्होंने रिस्पॉन्स किया है कि किस तरीके से वो फ़र्क आया है। ये आप मुझे बताइएगा, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कीजिएगा। जैसे इससे पहले हज कमेटी के अंदर पत्राचार से माध्यम होता था, मतलब जो कम्युनिकेशन का जो माध्यम था वो लेटर और दूसरी चीज़ें होती थी। अब हज कमेटी फ़ोन पे भी रिस्पॉन्स करती है, ये फ़र्क है? जी हाँ, करती है, बिल्कुल करती है। फ़ोन, व्हाट्सएप मैसेजेस, और मेरी जितनी भी टीम है, जितने हमारे भाई हैं, जो स्टाफ हैं सब, उनको जो है मतलब मेरे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं कि भाई
कोई भी व्यक्ति, कोई भी हमारे आज़मीन हज आते हैं, हम यहाँ सेवा के लिए बैठे हुए, यू हैव टू अटेंड टू देम, और उनको हर तरह की सेवा, हर तरह की जो अपने से बन सका पूरी उनकी मदद करनी है। कोई भी कम्युनिकेशन है, बिल्कुल उसको ठीक से तरीके से मेक श्योर कि वो लोगों तक पहुँचे, और उनको कोई डाउट हो तो हम लोग बैठे हुए हैं वही उनके डाउट्स क्लियर करने के लिए। ये तो बात रही आपके हज कमेटी के इस 2 या 3 महीने के छोटे से कार्यकाल के। अब हमारे व्यूअर्स जो है, लिसनर्स जो है हमारे, वो समझना चाहते हैं कि कौन है कौसर जहां, कौसर जहां कैसे यहाँ तक आई हैं, क्या किया है कौसर जहां ने, और कौसर जहां कब से बीजेपी के साथ या अपने सोशल वर्क के साथ जुड़ी हुई। देखिए, कौसर जहां जो है भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत ही आम कार्यकर्ता है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल, मैं पार्टी के साथ मतलब काफ़ी ज़माने से मैं जुड़ी रही हूँ, और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। और मैं ये भी कहूँगी कि भाई भारतीय जनता पार्टी से मुझे दिल से मोहब्बत है, और उसकी वजह भी है, क्योंकि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की या फिर जब से बीजेपी पावर में आई है पिछले 8-9 वर्षों में, आप देखिए ना जिस गति से जो विकास हुआ है, या फिर जो अच्छे और पॉजिटिव काम हुए हैं, तो मेरे ख्याल से कोई भी प्रभावित होगा इन चीज़ों से। नहीं, कोई भी प्रभावित हो सकता है, लेकिन बतौर मुस्लिम आप बीजेपी के साथ जुड़ी, क्योंकि ये कहा जाता है कि मुसलमान बीजेपी के साथ नहीं, मतलब ये टिट फॉर टैट वाला मामला है कि मुसलमान बीजेपी के साथ नहीं और बीजेपी मुसलमान के साथ नहीं। क्या वाकई बीजेपी मुसलमानों के लिए सोचती है, कुछ बेहतर सोचती है? क्योंकि सवाल, आरोप जो मुसलमानों के मन में है वो यही है कि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ खड़ी है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये बिल्कुल गलत आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के हित में नहीं सोचती, और मुझे पता था कि ये सवाल मुझसे होगा, तो इसीलिए इसके लिए मैं जो है मतलब सारा मैं लाई हूँ प्रॉपर डेटा विद फिगर्स, क्योंकि इस पर तो कोई ध्यान देता नहीं है। जो बेकार की बातें हैं, लोग प्रचार तो उसी का करते हैं। और जहाँ तक बात है कि भाई कि मतलब बीजेपी मुसलमानों को सपोर्ट करती है या नहीं, आप ये देखिए ना, जो विपक्षी दल हैं वो क्या करते हैं, मुसलमानों के हित में कोई बड़ा स्टेप या फिर कोई बड़ा इनिशिएटिव किसी ने उठाया है? उनका तो एक ही काम है, बस लोगों को बहकाना और बेकार की बातें करना कि हाँ भाई, क्योंकि उनको डर है, बिकॉज दे आर इनसिक्योर कि हाँ भाई कि कहीं मुसलमान वाकई में मतलब मोदी जी के साथ ना हो तो फिर क्या होगा, हमारा क्या होगा फिर। और जहाँ तक बात है कि बीजेपी की जो भी स्कीम्स या फिर जो भी मतलब सरकार देती है बेनिफिट्स, उसमें आप मुझे ये बताइए, प्रधानमंत्री जी की जो भी योजनाएं हैं उसके लाभार्थी जिन लोगों को बेनिफिट्स मिले हैं, मेरे ख्याल से ये तो नहीं देखा गया कि वो व्यक्ति हिंदू है या फिर मुसलमान है। जो व्यक्ति आया, whoever was suitable, whoever fulfilled all the criteria was given the benefits। और लाइक फॉर एग्जांपल पीएम आवास योजना ले लीजिए आप, उसके मेरे पास फिगर्स हैं, मैं आपको फिगर्स दे सकती हूँ। आप ये देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना में शहरी लोगों में 14,13,000 घर बने हैं, और ये केवल मुसलमानों का मैं आपको बता रही हूँ। और ग्रामीण में 33,61,000 घर केवल मुसलमान लाभार्थी हैं। अब आप बताइए मुझे, फिर ऐसा क्या है जो मुस्लिम बीजेपी के पास नहीं है, या ये जो बयान आते हैं मुसलमानों को लेकर, इसके पीछे क्या वजह है? अगर बीजेपी कर रही है, इतना काम कर रही है, तो मुसलमानों को क्यों नहीं दिखाई दे रहा? कोई चश्मा पड़ा है आंखों पे? क्या वजह है? देखिए अभी तक जो पॉलिटिक्स हो रही है, इंडियन पॉलिटिक्स अगर देखें, आप कर्नाटक का रिसेंट एग्जाम्पल देख लीजिए, जितने मुस्लिम थे वो बीजेपी के अगेंस्ट गए, उसका फायदा कांग्रेस को हुआ। पहले जेडीएस के साथ जाते थे, लेकिन बीजेपी के साथ जाने में मुसलमानों को संकोच क्यों? कौन बरगला रहा है, क्या हो रहा है? देखिए, मैं भी तो एक मुसलमान हूँ, मैं खुद मुसलमान हूँ, महिला हूँ, और मैं बीजेपी में हूँ।
मुझसे, मैं आपको सही बता रही हूँ, मुझे कई लोगों ने ये भी कहा था और मुझे चैलेंज भी किया था कि भाई तुम मुसलमान हो ना, तुम्हारा नाम कौसर जहाँ है, तुम्हें भारतीय जनता पार्टी में कुछ नहीं मिलेगा। ये आपके कम्युनिटी के लोगों ने कहा? कम्युनिटी के लोगों ने भी कहा और कम्युनिटी के बाहर के लोगों ने भी मुझसे कहा। मुझे ये भी कहा गया कि भाई आप आइए, आप समाजवादी पार्टी ज्वाइन करिए, आप आरजेडी ज्वाइन करिए, आप फलाना पार्टी ज्वाइन करिए, आप ज्वाइन करिए, आप देखिए कैसे आप आगे बढ़ेंगी, आप बिल्कुल विधायक बन जाएंगी, आप ये बन जाएंगी, यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। हम आपको, मुझे बहुत ब्रेन वॉश किया गया, केवल मुसलमानों द्वारा नहीं। कौन है ये लोग? मतलब हैं? ये कोई गैंग है? अब क्या है? अब या बीजेपी के खिलाफ कोई इकोसिस्टम है? अब देखिए हर तरह के लोग हैं, लेकिन आज मेरे ख्याल से उन सबको जवाब मिल गया। जो लोग हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं, इनसे तो आपको वक्त वक्त पे दो चार होना पड़ता होगा। जी बिल्कुल। हमने देखा है कई बार ट्विटर पे भी बड़ी जी ट्रोल हाँ। करने की कोशिश होती है। तो क्या सिर्फ अब मुस्लिम है और मुस्लिम अगर बीजेपी के साथ जाएगा तो किसको डर है उससे? अगर मुसलमान बीजेपी के साथ चला गया तो कौन खौफ में? मुसलमान बीजेपी के साथ चले गया तो फिर सारे विपक्षी दल हैं, उनको, वो तो परेशान होंगे ना भाई। तो फिर हमारा क्या होगा, हमारी राजनीति कैसे चलेगी? उनको तो तुष्टीकरण की राजनीति करना है, मुसलमान को केवल इस्तेमाल करना है कि भाई अब कि हाँ भाई अपनी सत्ता के लिए। लेकिन अब आप ये देखिए ना, मुसलमानों के लिए सही मायने में या फिर जो उनके अपलिफ्टमेंट या उनके वेलफेयर के लिए, अब आप मुसलमान बहनों की बात कर लीजिए, ट्रिपल तलाक कानून के विषय में इससे पहले किसी ने इतनी हिम्मत दिखाई या इतना बड़ा कदम उठाया? पहले मुसलमान महिलाओं की, हमारी मुसलमान बहनों की क्या दशा थी? छोटी सी बात पे खाने में नमक कम है, शोहर को गुस्सा आया, उसने बोल दिया तलाक तलाक तलाक, उस बेचारी औरत का पूरा जीवन बिखर जाता था वो एक क्षण में। छोटी सी बात हो गई भाई, कुछ भी हुआ, मतलब कपड़े पे जो है दाग नहीं निकला कपड़े धोते हुए वक्त, या फिर कपड़े ठीक से नहीं धुले, तलाक तलाक तलाक। तो वो मुसलमान और औरत जो है कितनी इनसिक्योर और कितनी, मतलब उसका तो कुछ पोजीशन था ही नहीं। लेकिन इस कानून के बाद अब वही मुसलमान औरत अपने आप को पहले से बहुत ज़्यादा महफूज और सशक्त महसूस करती है, क्योंकि अब ये चीज़ नहीं हो सकती। अब सबको पता है कि आप जो है अपनी बीवी के साथ आप ये नहीं कर सकते, यू कांट जस्ट से तलाक 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 और बस ख़त्म एक मिनट में। शादी ब्याह कोई खेल थोड़ी है जो कि जी आपने बोल दिया और हो गया ख़त्म। मतलब बीजेपी मुसलमानों में पार्टीशन करने में तो कामयाब रही है, महिलाएं बीजेपी के साथ हैं, ये बात तस्दीक होती है। देखिए सिर्फ महिलाओं की बात क्यों करें, अब आप देख लीजिए जो मतलब जो हमारे जो स्कीम्स हैं प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्च करी हुई, उसमें जो है अब फॉर एग्जांपल उस्ताद USTTAD, अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स फॉर डेवलपमेंट, हुनर हाट, उसका एक एग्जांपल अभी जो है प्रधानमंत्री जी ने जर्मन चांसलर को एक वाज दिया था G7 समिट में। वो वाज हमारे एक चाचा हैं मुरादाबाद में, उनके द्वारा बनाया गया था। तो उसका जो वाज उन्होंने दिया जर्मन चांसलर को, वो सारी दुनिया ने देखा, उसका सब जगह अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी सब जगह उसका प्रचार हुआ। लोगों ने उसको इतना पसंद किया कि लोगों को पता चला कि भाई भारत में ऐसे 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 कलाकार और ऐसी कारीगरी भी होती है। हाँ। उससे आप देख लीजिए, इट्स ऑन रिकॉर्ड कि उससे जो है उसकी डिमांड बढ़ी, लोगों को और काम मिला, रोज़गार मिला। वैसे ही जो है हुनर हाट जो है जो स्कीम है 2016-2017 से टू प्रमोट ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड स्ट्रेंथन देयर मार्केट लिंकेजेस। तो ये है कि जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है, जो हमारे इंटीरियर्स में जैसे यूपी में हो गए या फिर साउथ में हो गए, जो हमारे छोटे छोटे कारीगर हैं, उनको जो जिनकी पहुंच शहरों तक भी नहीं है मेरे ख्याल से, तो उनका क्या होगा, उनका क्या फ्यूचर है?
वो तो खाली उनको तो केवल अंधेरा अंधेरा ही दिखता है अपने सामने। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने सोचा उनके लिए, और प्रधानमंत्री जी ने बजाय जो इस्टेब्लिश्ड है उनको प्रमोट करने के, उन्होंने इनको प्रमोट किया। और उससे आप देखिए आज मेरे ख्याल से कितने लोग हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट मिला है और जो कि फाइनेंशियली जो है इंडिपेंडेंट हो गए हैं और मजबूत हो गए हैं, और उनके काम की डिमांड होगी, उनको इज्जत मिली है, उनके काम की कदर हुई है। चलिए, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेता, अभी अब हज पे वापस लौटता हूँ। हज को लेकर कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं कि हज पे जो ज़ायरीन गए हैं उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या ऐसी कोई सिचुएशन है जो जिसके बारे में आपको जानकारी है, जो कई लोग इसको लेके बात कर रहे हैं? ज़्यादातर मैं आम आदमी पार्टी कहूँगा, आम आदमी पार्टी के कई लोग इस पर सवाल को खड़े कर रहे हैं। जी, ये आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये तो ख़बरें बहुत आ रही हैं, और इस पर तो मैं यही कहूँगी कि हाँ, ये बात सही है कि देखिए जब इतनी बड़ी संख्या या फिर इतनी बड़ी तादाद में जब लोग जाते हैं तो देखिए थोड़ी बहुत समस्याएं तो आती हैं, नो डाउट समस्याएं नहीं हैं, ये मैं नहीं बोलूँगी, समस्याएं हैं। लेकिन समस्याएं हैं, जो भी हमें हमसे संपर्क कर रहे हैं या फिर जो भी हमें समस्याएं हमें अवगत कराया जा रहा है कि हाँ भाई ये हम लगातार संपर्क में हैं, और हम अपनी तरफ से, मैं स्वयं, टीम तो अलग है लेकिन मैं खुद अपने तरफ से, मुझे कोई भी कॉल या कुछ भी आता है, आई ट्राई टू मेक श्योर कि इट इज़ अटेंडेड टू, कि कोई जाके उनकी बात सुने और मतलब उसका कोई सोल्यूशन निकले। और जहाँ तक समस्याएं इतनी ज़्यादा हैं यहाँ पर, जी हाँ बिल्कुल, ये आपने सही कहा कि क्योंकि हमने भी कई वीडियोज़ या कई चीज़ें देखी हैं, ये बात मेरे संज्ञान में आई है और मेरी कई लोगों से वहाँ पे बात भी हुई है कि आम आदमी पार्टी या फिर जो और विपक्षी दल हैं, उनके कुछ लोग हैं वहाँ पे जो जिनका 1 पॉइंट एजेंडा है, वो वहाँ पे हज या इबादत करने नहीं गए हैं, वो वहाँ भी राजनीति कर रहे हैं। वो वहाँ गए हैं एक ही मकसद से, और बल्कि उन्होंने किसी से कहा भी है कि भाई हज कमेटी में भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष है ना, तो उसको तो बदनाम करना ही है, ये तो राजनीति है, ये सब तो चलता है। और उनको देखा गया है कि जहाँ सब कुछ ठीक भी चल रहा है, वो जाकर लोगों को उकसा रहे हैं और केवल वीडियो बना के उसका प्रचार कर रहे हैं। तो आम लोगों से आपने बात की, उन्होंने बताया कि जो वो तस्वीरें बना रहे हैं वो प्रॉब्लम है वहाँ? देखिए प्रॉब्लम जो है, अगर ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 अगर प्रॉब्लम 2 है ना, तो उसको 8 दिखाया जा रहा है, जो कि इतनी नहीं है। आप रेक्टिफाई कर रहे हैं? जी हाँ, रेक्टिफाई कर रहे हैं, और हम लगातार लोगों से संपर्क में हैं, और जो हो सके, मतलब जो प्रॉब्लम हमें पता चल रही है उसको अनअटेंडेड नहीं छोड़ा जा रहा है ना। मतलब आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके सामने मेक श्योर करती हैं कि जो भी ज़ायरीन के परिवार वाले यहाँ पर हैं वो निश्चित रहें, उनके जो लोग हैं वो महफूज हैं, सुरक्षित हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है? देखिए, मैं फिर कह रही हूँ कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि प्रॉब्लम्स नहीं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन दे आर मैनेजेबल, वो कंट्रोल हो रहे हैं, और जहाँ समस्या है उसको अटेंड भी किया जा रहा है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटी सी बात बताऊँ, मुझे परसों रात में, मुझे 3 बजे रात में मुझे लोगों के फ़ोन और वॉइस मैसेज आए, वीडियोज़ वगैरह आए कि मैडम हमारी बिल्डिंग में बिजली नहीं है और बहुत देर से बिजली गुल है, 8-10 घंटे हो गए, हम बहुत परेशान हैं, बिजली नहीं है, और ये वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा है, और मतलब और प्लम्बर की समस्याएं हैं। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने फ़ौरन जो CGI जद्दा हैं, मैंने उनसे बात करी, और वो पूरा सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने बोला मैडम गिव मी 5 मिनट्स, आई विल गेट बैक टू यू। उन्होंने पता किया, बोले वो सऊदी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से जो है किसी कारण कुछ बड़ा ब्रेकडाउन हो गया था। वो तो हिंदुस्तान में भी हो सकता है जी, वो तो दिल्ली में भी हो सकता है। सिर्फ ऐसा तो नहीं है, भारतीय मुल्क के लोगों के साथ वो तो पूरे शहर में हुआ था भाई। सऊदी जो है बिजली डिपार्टमेंट है, वहाँ पे हुआ था ब्रेकडाउन। बोले वी आर वर्किंग ऑन इट। तो मैंने कहा प्लीज़ काइंडली उसको एक्सपेडाइट करवाइए। आप यकीन मानिए 1.5 घंटे में उनका मुझे फिर मैसेज आया, बोले इट्स डन, इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर हो गई। उसके बाद बात आई कि प्लम्बर नहीं। मैंने कहा शाहिद साहब प्लीज़ मेक श्योर दैट प्लम्बर की व्यवस्था। 1 घंटे में हुआ कि जी प्लम्बर वहाँ पे पहुँच गया है। उसके बाद उसी बिल्डिंग के हाजियों से हमने एक और जो हमारे खाद्य बोलोजाज हैं, हमने उनको भेजा। हमने कहा जाओ भाई जाके थोड़ा देखो क्या है एंड गिव मी योर फीडबैक व्हाट इज़ हैपनिंग। उस लड़के ने मुझे लाइव वहाँ पे दिखाया और लोगों से बात भी हुई मेरी। एवरीबडी वॉज हैप्पी, सर हाँ जी बहुत बहुत शुक्रिया, वी आर ओके।
जो भी समस्या आ रही है वो रेक्टिफाई हो रही है। चलिए अब आखिर में एक आपसे आखिरी सवाल मेरा, आप क्या देखती हैं 2024 चुनाव सामने है, क्या मुसलमान बीजेपी के साथ आएगा? देखिए, जो मुसलमान अभी जो है काफ़ी संख्या बीजेपी के साथ नहीं है, उसके बाद भी जो है बीजेपी मुसलमानों के लिए इतना काम कर रही है, इतना सोच रही है, जबकि पूरा साथ नहीं दे रहे मुसलमान। और मैं उम्मीद करती हूँ कि उनकी आंखें खुलेंगी और वो समझेंगे कि कौन उनके हित में वाकई में सोच रहा है और कौन काम कर रहा है और किसके साथ उनका फ्यूचर ब्राइट है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, कौसर जहाँ हमारे साथ जुड़ी हुई थी और दिल्ली हज कमेटी की अध्यक्ष हैं, और जो जो दिक्कतें आ रही बहुत खुल के उन्होंने बात की है, अपनी दिक्कतों पे भी बात की। उन्होंने ये भी बताया कि जब हज कमेटी की अध्यक्ष बनी तो बतौर महिला और बतौर मुस्लिम महिला क्या क्या चैलेंजेस आए, उन चैलेंजेसों को डील करते हुए वो आगे बढ़ रही हैं। और ये वो चेहरा है, मासूम सा चेहरा, जो बहुत ज़्यादा आपको लाइमलाइट में अभी दिखा होगा कुछ वक्त पहले ही। बीजेपी में काफ़ी वक्त से हैं, लेकिन अभी हज कमेटी के अध्यक्ष बनने के बाद मीडिया में दिखाई दे रही हैं, और हम इनके राजनीतिक जीवन में आगे भी अच्छे फ्यूचर की कामना करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। शुक्रिया।